बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हंसते मुस्कराते रहें। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, या इसको डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ भी बोला जाता है। और इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ किसे कहा जाता है। और आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन अंदाज के साथ सिंपल वे में आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊं, और साथ साथ जब आप इस वीडियो को ख़त्म करेंगे देखना तो आपको तमाम चीज़ें याद हो जाएंगी। आपके लिए इजी होगा इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ एक्चुअली हैं क्या और इसकी अहमियत क्या है। एक रिसर्चर के लिए किन किन पॉइंट्स को जहन में रखना ज़रूरी है रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और कौन कौन सी स्टडीज़ इसमें शामिल हैं, कौन से मेथड हैं जो डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है। तो इस वीडियो में इस हवाले से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ को। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज़ वन इन विच इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड विदाउट चेंजिंग द एनवायरनमेंट, नथिंग इज़ मैनिपुलेटेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी वो स्टडी है कि जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं लेकिन मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल के बगैर, यानी आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते, उसको एज़ इट इज़ वैसे ही रहता है वो, और आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको देखते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको तब्दील नहीं करते, आल्टर नहीं करते, चेंज नहीं करते, मैनिपुलेट नहीं करते। मैनिपुलेशन कहते हैं किसी चीज़ को चेंज कर देना, उसको बदल देना। तो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो मेन और बेसिक जो एम है, जो मकसद है, वो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है डिफरेंट इवेंट्स की, डिफरेंट काजेज़ के हवाले से। यानी कोई भी इवेंट है, उसकी कॉज क्या है, उसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस रेज़ करते हैं आप एज ए रिसर्चर, जो पूछना चाह रहे होते हैं, वो ये हो सकते हैं। मसलन आप ये पूछना चाहते हैं हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। यानी ये वाक़या, ये इवेंट, ये चीज़ कब हुई, कैसे हुई और कहाँ पे हुई, किसने की। ये जो क्वेश्चन आप रेज़ कर रहे हैं, ये जो सवाल उठा रहे हैं और जानने की तरफ जा रहे हैं, और किसी भी इवेंट को, किसी भी फिनोमेनन को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, अगर ये मकसद है आपकी रिसर्च का, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स नहीं हैं, बल्कि इसको नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स कहा जाता है। और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है? व्हेन द मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट प्रैक्टिकल, पॉसिबल और एथिकल। यानी अगर मैनिपुलेशन किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्रैक्टिकल ना हो, आप ना कर पाएँ, पॉसिबल ना हो, उसका इम्कान ना हो, या हो ना सके, या वो एथिकल ना हो, तो अगर ये चीज़ें शामिल हैं, ये चीज़ें सामने हैं, तो फिर रिसर्चर क्या करता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बजाय नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स को यूज़ करता है। और जिसमें एक ये शामिल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो अगर आप चाहते हैं कि आप चीज़ों को, इवेंट्स को, कंडीशंस को जैसे वो हो रही हैं उसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो फिर आप डिस्क्रिप्टिव मेथड्स को यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की हेल्प लेते हैं, जो एक बुनियाद है जिसे आप फंडामेंटल टू ऑल रिसर्च कह सकते हैं। तो इसके ज़रिए आप उन चीज़ों को मालूम करने की तरफ जाते हैं। और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें आप डिफरेंट क्वेश्चंस को रेज़ करते हैं, और एक बात आप जहन में रखिए कि ये वाई क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं करती। ये बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, व्हाट है, हाउ है और व्हेन है, वेयर है, इनके ऊपर बात करती है, लेकिन वाई क्वेश्चंस को ये डील नहीं करती डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। समटाइम्स आप क्या करते हैं एज ए रिसर्चर कि आप जानने की तरफ जाते हैं, आप मालूम करना चाह रहे होते हैं किसी बिहेवियर के हवाले से कि वो बिहेवियर, उसकी जो अक्रेंस है वो कैसी है।
मसलन हम मिसाल लेते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी लेवल पे एक टीचर कितना टाइम बातें करते हैं, यानी अपनी नॉर्मल रूटीन जो उनकी क्लास पढ़ाने की है उससे हट के जितना बाकी टाइम होता है उसमें कितनी बातें करते हैं। तो बातें करते हुए टॉकिंग के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करते हैं, इसके हवाले से आप मालूम करना चाहते हैं तो जाहिर है ये भी एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। और डिस्क्रिप्शन जो है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन एक्चुअली बेस करती है काउंटिंग के ऊपर और मेजरमेंट के ऊपर और नंबरिंग के ऊपर। और ये जो डाटा आपके पास आता है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन का, तो इसको एनालाइज करने के लिए आप जनरली क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं और जिसमें आप फ्रीक्वेंसीज़ की तरफ जाते हैं, आप मीन निकालते हैं, आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव डाटा जो है उसको किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, उसको आप वर्ड्स में प्रेजेंट करते हैं, उसको प्रोज में आप डिस्क्राइब करते हैं। और इसी तरीके से ऑडियो टेप्स हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं या फिल्म्स हैं, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव डाटा के हवाले से। और जो बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, तो उसमें जो चीज़ें आप फोकस करते हैं और स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी में आप क्या करते हैं कि काउंटिंग द नंबर हु रिस्पॉन्ड दैट वे, किसी भी हवाले से कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसको जो नंबरिंग है, अक्रेंस है, उसको आप काउंट कर लेते हैं, उसको गिन लिया जाता है, तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। देन कम्स मीन, आप मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन कहते हैं एवरेज न्यूमेरिकल स्कोर ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप का जो एवरेज न्यूमेरिकल स्कोर है उसको जब मालूम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मीन। और इसके साथ साथ आप स्टैंडर्ड डिवीएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे आप मेजर ऑफ स्प्रेड एंड स्कोर्स कह सकते हैं। और इसके बाद आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे बेल शेप्ड कर्व कहते हैं। और सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हम कह सकते हैं कि स्कोर्स आर बंच्ड एट वन एक्सट्रीम, किसी एक एक्सट्रीम के ऊपर स्कोर जो है वो इकट्ठा हो गया, वो लोएस्ट की तरफ है या हाईएस्ट की तरफ है, किसी एक तरफ सारे जो है ना स्कोर ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ले लिए, तो यहाँ से स्क्यूड हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस हवाले से जो बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन के हवाले से, तो इन चीज़ों को आप मालूम करने की तरफ जाते हैं। और अगर हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो डिफरेंट वेरिएबल्स को आप मालूम करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पर्पस के लिए, और वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो सकते हैं आपके लिए। तो ये वेरिएबल कौन से हैं, ये बुनियादी तौर पर 4 वेरिएबल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहला जो आता है वो है नॉमिनल वेरिएबल, यानी आप किसी भी हवाले से किसी नंबर को यूज़ करते हैं फॉर जस्ट लेबलिंग इट, यानी आप उसको लेबल कर देते हैं, बट इट हैज़ नो क्वांटिटेटिव मीनिंग, लेकिन इसकी कोई क्वांटिटेटिव मीनिंग नहीं होती। मसलन आप खिलाड़ी देखते होंगे कि क्रिकेट टीम में खेलते हैं या फुटबॉल टीम में खेलते हैं या हॉकी टीम में खेलते हैं, तो उनकी जो शर्ट होती है उसके ऊपर मसलन 535 लिखा हुआ है, 535। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी रैंकिंग जो है जो की गई है खिलाड़ियों की उसमें वो 535 पे, बस वो उसका पर्सनल एक फेवरेट नंबर होता है। और 535 अगर लिखा हुआ है तो इट मीन्स के उसका ये फेवरेट नंबर है, उससे वो जाना पहचाना जाता है कि ये 535 नंबर की शर्ट जिसने पहनी है वो ये खिलाड़ी हो सकता है। तो जस्ट आप लेबलिंग करते हैं, लेबल के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं, और उस नंबर का क्वांटिटेटिव मीनिंग नहीं होता कोई, तो इसे कहते हैं नॉमिनल वेरिएबल। दूसरा होता है ऑर्डिनल वेरिएबल। तो ऑर्डिनल वेरिएबल कहते हैं द नंबर यूज्ड रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी और अमाउंट, यानी यहाँ पे वो क्वांटिटी और अमाउंट जो है वो रिप्रेजेंट करती है, वो जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है किसी क्वांटिटी को, किसी अमाउंट को, तो ये ऑर्डिनल है और ऑर्डर होता है इसमें। तीसरा आता है रैंक ऑर्डर वेरिएबल, यानी इसमें आप नंबर जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं वेयर समथिंग स्टैंड्स इन रिलेशन टू अदर ऑन अ लिस्ट, यानी यहाँ पे किसी भी लिस्ट में मौजूद डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनका आपस में रिलेशन कितना है।
तो इसे रैंक आर्डर वेरिएबल कहा जाता है। और चौथा जो है उसे इंटरवल वेरिएबल कहते हैं, यानी डाटा आर ग्रुप्ड इन रेंजेस ऑफ वैल्यूज़, यानी डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं उनके डिफरेंट जो रेंजेस हैं उसमें डाटा जो है वो ग्रुप्ड होता है। मसलन एज ले लें 35 से लेके 45 तक, 45 से लेके 55 तक, 55 से लेके 65 तक, तो ये इंटरवल वेरिएबल कहलाता है। तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन जो होती है वो ब्रीफ नैरेटिव पैसेजेस होते हैं। किसी भी आप किताब को पढ़ रहे हैं तो उसके जो डिफरेंट पैसेजेस हैं उनको आप नरेट करते हैं, उनको आप डिस्क्राइब करने की तरफ जाते हैं, या आप किसी भी फिनोमेना को या किसी भी सेटिंग को या किसी भी इवेंट को, आप किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करना चाह रहे होते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कितनी टाइप की हो सकती है। तो इसमें नंबर 1 पे जो आता है वो है कंपैरेटिव रिसर्च। तो कंपैरेटिव रिसर्च का मतलब ये है कि इसमें क्या इन्वॉल्व होगा कि आप दो डिफरेंट ग्रुप्स के परफॉर्मेंस को स्टडी करना चाहते हैं किसी एक मेजर पे। मसलन डेफ चिल्ड्रन हैं या हियरिंग चिल्ड्रन हैं, तो इनके हवाले से आप मालूम करना चाह रहे हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स आपके सामने हैं और उनकी परफॉर्मेंस को मालूम करना चाहते हैं, उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो ये कंपैरेटिव रिसर्च है, ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आती है। इसके बाद आती है डेवलपमेंटल रिसर्च। तो डेवलपमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि आप मेजर करते हैं चेंजेस को ओवर टाइम, यानी एक लंबे अरसे तक। और इसमें दो तरह की रिसर्चेज आ जाती हैं, स्टडीज़ आ जाती हैं, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च आ जाती है और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च आ जाती है। तो यहाँ पे दो स्टडीज़ के हवाले से मैं मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंडर आती हैं, जिसमें अभी हमने बात की थी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और दूसरा क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है कि इसमें हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी कैन इन्वॉल्व अ वन टाइम इंटरेक्शन विद ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी ये आपके सामने आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कंपेयर्ड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे एक ही वक्त में आप डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर करने की तरफ जा रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। मसलन ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इन तीनों का एक ही टाइम पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम कम लगता है, आपको वक्त की बचत होती है, आपके रिसोर्सेज कम यूज़ होते हैं, आपको जल्दी जो है वो डाटा मिल जाता है और जल्दी आप किसी नतीजे तक पहुँच जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी, यानी सेक्शंस में डिवाइड करके, तकसीम करके और फिर उनको एक ही टाइम पे कंपेयर करना या उनको ऑब्ज़र्व करना और उनको जानने की तरफ जाना। तो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की, जिसमें हम कह सकते हैं कि इट्स अ स्टडी दैट माइट फॉलो इंडिविजुअल्स ओवर टाइम, जिसमें आप किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी फ़र्द को, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत लंबे अरसे तक उसको फॉलो करते हैं और उसका जायज़ा लेते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके एक्शंस को देखते हैं, ताकि आपको कंप्लीट एक होलिस्टिक पिक्चर जो है वो आपके सामने आ सके और डिटेल्ड व्यू उसका आप जान पाएँ। तो अगली जो टाइप है रिसर्च की, इसमें वो है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च में आप क्या करते हैं कि आप डिफरेंट एटीट्यूड्स को एग्जामिन करते हैं, उनको जानने की तरफ जाते हैं। मसलन लाइफ स्टाइल के बारे में मालूम करना चाह रहे हैं, वर्क स्टाइल प्रैक्टिसेस को मालूम करना चाह रहे हैं, और इसमें जो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, वो क्वेश्चनर हो सकते हैं, सवालनामा बना सकते हैं, आप दे सकते हैं लोगों को जो पॉपुलेशन में शामिल हैं आपके, आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा, केयरफुली आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा अपना टूल जो है डाटा कलेक्शन का, जैसे क्वेश्चनर है या इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछने हैं, उसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स क्या हैं, क्राइटेरिया क्या है। तो सर्वे डिज़ाइन को फॉलो करने के लिए आपको उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो उसके हवाले से होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। देन कम्स केस स्टडी। और केस स्टडी क्या है कि आप इसमें किसी एक केस को इन डेप्थ स्टडी करते हैं, यानी बड़ी डिटेल के साथ हर एंगल से उसको फोकस करते हैं और तफसील के साथ जानने की तरफ जाते हैं। और ये क्या करता है कि आपको कोई भी इंडिविजुअल मसलन कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, या स्पेशल बच्चे हो सकते हैं, या इवन के
मेडिकल की फ़ील्ड में अगर हम बात करें तो कोई पेशेंट हो सकता है, साइकोलॉजी की फील्ड में हम बात करें तो कोई क्लाइंट हो सकता है। तो इसी तरह से बिज़नेस की फ़ील्ड में बात करें तो कोई बिज़नेसमैन हो सकता है। तो ये एक केस होगा। और इसी तरह से केस एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, एक फैमिली भी हो सकती है, एक सोसाइटी भी हो सकती है, एक ग्रुप भी हो सकता है। तो उस ग्रुप को, उस सोसाइटी को, उस इंस्टीट्यूट को या उस पर्सन को हम एज ए केस लेते हैं और फिर उसको इन डेप्थ स्टडी करते हैं, हर तरह से जायज़ा लेते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं कम्प्लीटली, ताकि एक होलिस्टिक पिक्चर पर्सपेक्टिव हमारे सामने आ सके और हम जान पाएँ, मालूम कर पाएँ उस केस के हवाले से डिटेल में। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में एक और स्टडी शामिल होती है जिसे डॉक्यूमेंट एनालिसिस कहा जाता है या कंटेंट एनालिसिस कहा जाता है। एक्चुअली इट्स अ सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसका आप सिस्टमेटिक वे में एनालिसिस करते हैं, उसका तजिया करते हैं। और उसका पर्पस क्या होता है इस डॉक्यूमेंट एनालिसिस का या कंटेंट एनालिसिस का? इसमें आप ये देखते हैं कि किसी भी राइटर ने जो लिखा है, वो कंटेंट है उसका स्टाइल क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और उसके बिलीव्स क्या हैं। और दूसरा आप उसमें ये देख सकते हैं कि जो कुछ भी लिखा गया है उसमें बायसनेस तो नहीं है, वो अनबायस्ड वे में है, या उसमें उसकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, पसंद नापसंद शामिल है या नहीं है। इसी तरह से जो भी उसने प्रेजेंट किया है, जो प्रेजेंटेशन है उसकी किसी भी राइटर की, ऑथर की, तो उसका लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी क्या है। कोई भी कंटेंट जो आप स्टडी कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी को देखना चाह रहे होते हैं। एक्चुअली एक पर्पज़ आपका ये है कि मटेरियल को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो एक और पर्पज़ जो कंटेंट एनालिसिस या डॉक्यूमेंट एनालिसिस का हो सकता है वो ये है कि स्टूडेंट्स की जो राइटिंग्स हैं उनको आप प्रोजेक्ट देते हैं, उनको असाइनमेंट्स देते हैं, और जो वो लिखते हैं उसको आप देखना चाहते हैं कि टाइप ऑफ एरर्स किस तरीके के हैं, उसमें उन्होंने ठीक लिखा है या ठीक नहीं लिखा। तो उनके डॉक्यूमेंट्स को भी आप एनालाइज करना चाहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट और कंटेंट एनालिसिस कहलाता है। तो ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के अंडर आता है। तो इससे पहले हमने सर्वे रिसर्च डिज़ाइन डिस्कस किया था। तो सर्वे रिसर्च डिज़ाइन में हम दो स्टडीज़ डिस्कस कर चुके हैं, क्रॉस सेक्शनल सर्वे डिज़ाइन और लॉन्गिट्यूडनल सर्वे डिज़ाइन। तो लॉन्गिट्यूडनल सर्वे डिज़ाइन को थोड़ा सा और मज़ीद एक्सप्लेन करने की तरफ जाते हैं। इसमें जो स्टडीज़ आ सकती हैं लॉन्गिट्यूडनल सर्वे डिज़ाइन में, उसमें पहले नंबर पे आती है ट्रेंड स्टडीज़। यानी आप एक ट्रेंड देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स का, फॉर एग्ज़ाम्पल रिगार्डिंग कंप्यूटर एजुकेशन, और ये ट्रेंड आप 2000 से 2010 तक देखना चाह रहे हैं, 2000 से लेके 2005 तक देखना चाह रहे हैं। तो ये 5 साल का या 6 साल का या 10 साल का एक ट्रेंड देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का कंप्यूटर की स्टडी के हवाले से क्या ट्रेंड रहा है। तो ये ट्रेंड स्टडीज़ कहलाएंगी। लॉन्गिट्यूडनल सर्वे डिज़ाइन होगा लेकिन ट्रेंड स्टडीज़ होगी। तो इसके बाद आता है कोहॉर्ट स्टडीज़। कोहॉर्ट कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे लोग, एक ग्रुप के जिसमें शामिल लोगों की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो। मसलन आप एमफिल एजुकेशन के स्टूडेंट्स ले लेते हैं और उनको आप स्टडी करते हैं, उनका पैटर्न देखते हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं, एक कोहॉर्ट, एक ग्रुप को लेके चल रहे हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक उसको स्टडी करते हैं और उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ देखना चाहते हैं, उसको डिटरमिन करना चाहते हैं। तो ये कोहॉर्ट स्टडीज़ कहलाती हैं।